बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम रैंडम नंबर जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इनपुट मॉडलिंग के टॉपिक को डिटेल से कवर कर लिया था। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स लाइक रैंडम नंबर जनरेशन के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। देन हम कुछ लॉजी रैंडम नंबर जनरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। देन हम कुछ अदर रैंडम नंबर जनरेशन की टेक्निक्स को स्टडी करेंगे एंड एट लास्ट हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे फॉर रैंडम नंबर्स। सो लेट्स से कि हमारे पास एक हॉस्पिटल का सिस्टम है जिसके अंदर एंटिटीज़ जो हैं वो अराइव कर रही हैं और यहाँ पे उनके पैटर्न को शो किया हुआ है जिसका हमने यहाँ पे मॉडल जो है वो बिल्ड किया है। लास्ट लेक्चर में हमने इनपुट मॉडलिंग को कवर किया था और हमने बेस्ट फिट जो है आइडेंटिफाई की थी और इसकी डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं, किस तरह से स्टेप्स हैं, क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, हमने उसको परफॉर्म किया था अपने रियल डाटा की बेसिस पे। जो आपका रियल डाटा है उसकी बेसिस पे आप रियलिस्टिक इनपुट मॉडल को फीड करते हैं एक्चुअली अपने मॉडल पे। मतलब कि जो एक्चुअल सिस्टम है हॉस्पिटल का लेट से उसको आपने यहाँ पे मॉडल बनाया और इसके अंदर जो इनपुट्स आप एंटर कर रहे हैं वो अपने एक्चुअल डाटा की वैल्यूज़ को देखते हुए आपने बेस्ट फिट आइडेंटिफाई की और उस बेस्ट फिट को आपने इस मॉडल के साथ इनकॉर्पोरेट किया, उसके अंदर ऐड किया। सो दीज आर द एक्चुअली रियलिस्टिक इनपुट्स एंड देन फाइनली जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो रियलिस्टिक आउटपुट्स मिलेंगे जो कि यहाँ पे आपको सम ग्राफ के थ्रू शो किए जा रहे हैं। सो यू कैन से a stochastic approach uses the randomness as a source of variation. Like input modeling select the probabilistic model that actually mimic the realistic variation. So हम क्या कर रहे हैं, हम stochastic approach को यूज कर रहे हैं अपने रैंडमनेस को लाइक सोर्स ऑफ वेरिएशन को प्रोड्यूस करने के लिए और इनपुट मॉडलिंग जो है वो आपके रियलिस्टिक वेरिएशन को मिमिक कर रही है लाइक दिस फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स। तो अब ये जो इनपुट मॉडलिंग के अंदर जो आपने पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करके यहाँ पे मॉडल में लिखे हैं, अब उस पर्टिकुलर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर ने एदर सीमियो अरीना एंड सो ऑन जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं सिमुलेशन के, वो एंटिटीज़ को क्रिएट करेंगे और वो एंटिटीज़ क्या होंगी, वो एंटिटीज एक्चुअली आपके उस जो आपने बेस्ट फिट फाइंड की है उसको रिलेट करते हुए यहाँ पे उन एंटिटीज़ को जनरेट करेगी। सो द थिंग इज़ उन वेरिएट्स को जनरेट करने के लिए हमें सोर्स ऑफ वेरिएशन के लिए रैंडम नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो एक्चुअली इनपुट मॉडलिंग और रैंडम वेरिएट्स के इन बिटवीन जो गैप, जो ब्रिज बिल्ड किया जा रहा है यूजिंग द रैंडम नंबर्स किया जा रहा है। रैंडम नंबर्स के थ्रू हम रैंडम वेरिएट्स जनरेट करेंगे और वो रैंडम वेरिएट्स जो है एक्चुअली आपकी जो आपका इनपुट मॉडल के अंदर आपने डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड की थी उसको यूज़ करते हुए, उसके पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए एंटिटीज क्रिएट करेगा अपने सिमुलेशन के इन्वायरमेंट में, मतलब उस सॉफ्टवेयर के, और देन आपको उसके आउटपुट्स जो है वो मिलेंगे। सो इस लेक्चर के अंदर हमारा जो फोकस है वो रैंडम नंबर जनरेशन पे होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रैंडम वेरिएट्स की बात करेंगे। सो रैंडम नंबर जनरेशन लाइक यूनिफॉर्म random numbers are the key to the random variate generation in simulation and you transform uniform to get other random variates. So जैसा मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया कि हम रैंडम नंबर्स क्रिएट करते हैं जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और उन रैंडम नंबर्स की हेल्प से हम फिर वेरिएट जनरेट करते हैं जो कि हमारी सिमुलेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। सो हमारा जो गोल है पर्टिकुलरली इस टॉपिक में वो क्या है कि हमने एक एल्गोरिदम जो है वो एक्चुअली प्रोड्यूस करना है that follows a sequence of pseudo random numbers like r1 r2 up to rn that appears to be IID identically independent distributed and also follows the uniform distribution of 0 1 मीन हमने एक ऐसा बेस्ट एल्गोरिदम डिफाइन करना है
जो हमारे सूडो रैंडम नंबर जनरेशन को सपोर्ट करेगा, और उनकी जो अपीयरेंस है वो आईआईडी होनी चाहिए, लाइक आइडेंटिकली इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, एज वेल एज वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 0 to 1 को फॉलो करने चाहिए। सो यहाँ पे लेट्स से कि what are the two main properties that is actually required for generating uniform pseudo random number generation. So लेट्स से कि ये मेरे पास एक 20 साइडेड डाइज है, और हम इसको थ्रो करते हैं और हमारे पास जो आउटकम्स हैं वो आएगी, और हमने अब उन आउटकम्स को ये देखना है जो रैंडम नंबर्स जनरेट हो रहे हैं वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करने चाहिए। लाइक जब आपने इस डाई को थ्रो किया, आपको पहले 1 मिला, 2 मिला, 3, 4 एंड सो ऑन। सो द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हमें फिर रिक्वायर्ड है, एक तो उनकी यूनिफॉर्मिटी रिक्वायर्ड है, और सेकेंडली हमें इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड है। ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी रैंडम नंबर जनरेशन में होनी चाहिए, सो डैट हम जब सिमुलेशन करें तो रैंडम वेरिएट प्रॉपरली जनरेट करने के लिए जो रैंडम नंबर्स हैं वो हमारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, एज वेल एज उनमें इंडिपेंडेंस जो है वो होनी चाहिए। और ये हमारी डिजायर प्रॉपर्टीज है हमारे एल्गोरिदम की। लाइक आउटपुट जो अपीयरेंस है वो आईआईडी होनी चाहिए और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, एज वेल एज वेरी फास्ट होनी चाहिए कि आपके जो रैंडम नंबर जनरेट हो वो फास्टली जनरेट होने चाहिए, और उसके साथ साथ जो एबिलिटी है प्रोड्यूस करने की किसी भी सीक्वेंस को, वो उसको जनरेट करता हो। सो जस्ट टू रिपीट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। तो ये मेरे पास ग्राफ है जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे जो भी रैंडम नंबर्स जो हैं रैंडम जनरेट होंगे वो इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फॉल करने चाहिए, सो दैट कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है एफ एक्स इज 1 ओनली इफ एक्स वैल्यू इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन इज इक्वल टू 1 एंड इट्स वैल्यू इज 0 अदरवाइज। अगर कोई भी वैल्यू इस पॉइंट से बाहर लाई करेगी तो वो हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे होंगे। सो मीन वैल्यू क्या होगी फिर हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू की, लेट्स से ये एच स्क्वायर है, मतलब एच डी एस है, इसकी जब हमने इंटीग्रेशन की तो ये एच स्क्वायर ओवर 2 हो गया, और जो इंटरवल की रेंज है वो 0 से 1 तक है। सो मीन वैल्यू इज ए, हमने प्रीवियस एस्टिमेशन के अंदर ड्राइव की थी, डेट इज बी प्लस ए या ए प्लस बी ओवर 2। सो ए की वैल्यू 1 है, और सॉरी ए की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में 0 है, और बी की वैल्यू इस केस में 1 है, सो दैट्स इक्वल टू 1/2। तो ये मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई, और वेरिएंस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमने जो कैलकुलेट की दैट इज 1/12, जो कि हमने फाइंड किया था b माइनस ए होल स्क्वायर ओवर 12। सो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12। तो ये मेरे पास वेरिएंस आ जाएगी। तो ये हमने ऑलरेडी इसकी जो एस्टिमेशन की प्रूव्स हैं वो प्रीवियस इनपुट मॉडलिंग के अंदर कवर कर लिए थे। सो आइडियली जो हमारा रैंडम नंबर जनरेशन का जो सीक्वेंस है R1 R2, उसकी दो प्रॉपर्टीज हैं जिसको उसे फॉलो करना ज़रूरी है, दैट इज यूनिफॉर्मिटी एंड द इंडिपेंडेंस। सो इट्स एन एग्जाम्पल, लेट्स से कि हम अपने 0 to 1 जो इंटरवल है उसको डिवाइड करते हैं सब इंटरवल्स में, दैट्स इक्वल टू द लेंथ। सो द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रैंडम नंबर इन ईच इंटरवल इज n over n। सो देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी टू सी ईच फेस ऑफ अ 20 साइडेड डाई। सो ये जो मेरे पास यहाँ पे आउटकम्स हैं, ये मेरे पास गुड रैंडम नंबर जनरेशन की यूनिफॉर्मिटी को रिप्रेजेंट करें, लाइक 24, 8, 7, 18 एंड सो ऑन। बट एट द बॉटम जो मेरे पास जनरेशन है ये बैड उसकी यूनिफॉर्मिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें आप देखें कि हाउ मेनी टाइम्स यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है। सेम अगर आप डाई रोल तो कैन नॉट प्रेडिक्ट बाय एनी अदर द डाई रोल। इंडिपेंडेंस अगर आपने चेक करनी है कि एक डाई रोल को जब आपने किया और जब आप सेकंड टाइम उसको रोल करेंगे तो इट शुड नॉट बी प्रिडिक्टेबल। लेट्स से अगर फर्स्ट पे आपके पास 20 आया तो नेक्स्ट टाइम आई कांट प्रेडिक्ट कि नेक्स्ट टाइम जब मैं डाई रोल करूंगा तो मुझे क्या आउटकम जो है आउटपुट जो है वो मिलेगी। सो यहाँ पे मेरे पास गुड सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंस को रिप्रेजेंट किया गया है, और यहाँ पे मेरे पास बैड सीक्वेंस को रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि मेरी
जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, जो आउटपुट आ रही है, इज 1 2 3 4 5 6, मीन वो डिपेंड कर रही है प्रीवियस आउटपुट पे। सो तो हमने मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जो आपकी रैंडम नंबर जनरेशन की प्रॉपर्टीज हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, नंबर वन। एंड द सेकंड पॉइंट इज कि उसके अंदर जो प्रेडिक्टेबिलिटी है, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, वो डिपेंड ना कर रही हो, उसमें प्रेडिक्ट ना करे, इंडिपेंडेंट होना चाहिए आउटपुट। So what is the meaning of the pseudo? So the pseudo mean false random numbers are being generated. So pseudo because generating the number using a known method removes the potential for true randomness. इसका क्या मतलब है? मैं डाई को रोल करता हूँ और थ्रो करता हूँ, जो भी आउटकम मुझे मिलेगी, जो आउटपुट मिल रही है, लेट्स से 20 साइडेड डाई है, मेरे पास 6 आउटपुट आती है, एक दफ़ा 7 आता है नंबर, एक दफ़ा 8 आता है, तो ये मेरे पास ट्रू रैंडम नंबर है। आई कांट प्रेडिक्ट कि जब मैं डाई रोल करूँगा तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगी। बट अगर हम कोई नाइस फैंसी एल्गोरिदम की मदद से कोई रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, सो इट मीन्स कि अगर उसकी स्टार्टिंग सीड वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम उसके सारे अगले जो सीक्वेंस हैं, जो इंटरवल्स हैं, वो हम बता सकते हैं कि वो क्या होंगे। सो दैट मीन्स द सूडो रैंडम नंबर, बट एक्चुअली वी वांट द सूडो रैंडम नंबर जनरेशन। व्हाई? इसी डिटेल में आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। सो इफ द मेथड इज नोन द सेट ऑफ रैंडम नंबर्स कैन बी रेप्लिकेटेड। तो अगर हमें उस एल्गोरिथम का जो मेथड है वो पता चल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं रैंडम नंबर को। सो आवर एक्चुअली गोल इज to produce a sequence of number in 0 1 interval that actually simulate or imitate the ideal properties of random numbers like uniformly distribution and independence. So this is the actually our goal as well. But the problem that occurs in the generation of pseudo-random numbers are generated number might not be uniformly distributed. Pseudo-random numbers के अंदर जो problems आपको मिल सकती हैं, लाइक के जो numbers आप generate कर रहे हैं वो uniformly distributed नहीं भी हो सकते और हो भी सकते हैं। और जो generated number है might be possible कि आपको discrete values मिले instead of a continuous values. And the mean of the generated number might be too low or too high, and the variance of the generated number might be too low or too high, and there might be dependence mean correlation exist कर सकती है। तो इस पर्पज के लिए फिर हमें स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है वो परफॉर्म करने पड़ते हैं टू चेक कि either numbers are uniformly distributed or not, either the numbers are dependence or not. And some important consideration in random number routines are the routine should be fast. लाइक जो भी आप इंडिविजुअल कंप्यूटेशन करते हैं वो इनएक्सपेंसिव है, बट सिमुलेशन में रिक्वायर्ड मिलियंस ऑफ रैंडम नंबर। सिमुलेशन जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इसमें आपको मिलियंस ऑफ रैंडम नंबर जो रिक्वायर्ड होते हैं, सो डैट कि जो रूटीन पैटर्न है वो आपके रैंडम नंबर्स का फास्ट होना चाहिए। देन पोर्टेबल टू डिफरेंट कंप्यूटर्स, लाइक अगर आप एक आइडली टू डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड दिस इंश्योर द प्रोग्राम प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। लाइक आप एक कंप्यूटर पे एक प्रोग्राम के साथ रन करके आउटपुट ले रहे हैं, देन आप सेकंड कंप्यूटर पे आप आउटपुट ले रहे हैं, तो वहाँ पे सेम रिजल्ट जो है वो आपको मिलने चाहिए। एंड हैव द सफिशेंटली लॉन्ग साइकिल, द लॉन्ग साइकिल और द पीरियड दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द रैंडम नंबर सीक्वेंस बिफोर द प्रीवियस नंबर begins to repeat in an earlier order। मतलब लेट्स से मेरे पास रैंडम नंबर जो जनरेट आ रहे हैं वो 7 है, 8 है, 10 है, 9 है, एंड देन अगेन मेरे पास 7 8 10 9, तो ये मेरे पास 8 साइकिल है और ये अगेन मेरा साइकिल शुरू हो गया जो कि बिल्कुल इस प्रीवियस वाले साइकिल के साथ अगेन नंबर्स को रिपीट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसका जो साइकिल होगा आपके रैंडम नंबर्स का वो लॉन्ग होना चाहिए। अगर वो स्मॉल होगा तो डेफिनेटली आउट की जो नंबर्स आएंगे रैंडम नंबर्स, वो उनके साइकिल शॉर्ट होने की वजह से वो उनमें रिपीटेबिलिटी जो है वो आना शुरू हो जाएगी सेम नंबर्स की। तो इस साइकिल को लॉन्ग होना चाहिए, रेप्लिकेबल होना चाहिए। लाइक गिवन द स्टार्टिंग पॉइंट इट शुड बी पॉसिबल टू जनरेट द सेम सेट ऑफ रैंडम नंबर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम दैट इज बीइंग सिमुलेटेड। तो जिस सिस्टम को हम इंडिपेंडेंटली स्टडी कर रहे हैं, सिमुलेट कर रहे हैं, उसका रैंडम नंबर का जो सीक्वेंस ऑफ जनरेशन है उसका वो रेप्लिकेबल होना चाहिए। लाइक
जो भी आपने स्टार्टिंग पॉइंट दिया है उसकी पॉसिबिलिटी हो कि वो जनरेट करे एक सेट ऑफ रैंडम नंबर्स को जो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो उस सिस्टम के लिए जो आप उसको सिमुलेट करें। देन अगेन आपने रेप्लिकेशन 1 2 3 4 5 जितनी भी रेप्लिकेशंस करनी है उन सब रेप्लिकेशंस के लिए वो जो नंबर जनरेट होंगे वो इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होने चाहिए and closely approximate like the ideal statistical properties of uniformity and independence जो है वो उसके अंदर होनी चाहिए। इन्हीं सब पॉइंट्स को आगे डिटेल हम लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे और उसके साथ साथ हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है वो भी परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट अबाउट सम lousy random number generation like physical devices. These are actually produce the nice randomness properties. However, uniform sequence storage difficult. So it's tough to repeat the experiment. How? Let's say कि मैं डाई रोल करता हूँ और डाई रोल करने में मेरे पास डिफरेंट आउटकम्स जो है वो आ रही हैं लाइक 10 9 7 अगर मैं 20 साइड डाई रोल कर रहा हूँ 6 5 तो हर एक वैल्यू जो है मेरे एक्सपेरिमेंट की इसके लिए एक स्टोरेज रिक्वायर्ड है जिसके थ्रू मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ। देन मुझे जब इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है तो अगेन मुझे वो सीक्वेंस जो है वो रिपीट करना मुश्किल हो जाएगा। दीज आर द एक्चुअली ट्रू रैंडम नंबर्स बट द इशू इज कि आपकी स्टोरेज जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप कोइन को फ्लिप करते हैं सो कोइन फ्लिपिंग के दौरान भी आपके पास टू रैंडम नंबर जनरेट होंगे हेड आएगा या टेल आएगा लाइक रीडर काउंटर मशीन अगर आपके पास जो कि एक्सपोज कर रही है रेडिएशन आर इन सम सेंस ऑफ रैंडम then you can think about the thermal noise in electronic component is also a random like अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देखें तो ये मेरे पास आल्सो जो है रैंडमनेस को जनरेट कर रही है थर्मल नॉइस इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट or as well as the last digit in very precise computer clock when command is executed is close to being random। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी क्लॉक जो है कंप्यूटर की उसका जो लास्ट डिजिट है हम उसको देखते हुए हम अपने रैंडम नंबर्स की एग्जीक्यूशन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। सो ऑल दीज एक्चुअली these physical devices are producing the true random number generation। जितनी भी हमने यहाँ पे एग्जांपल्स पढ़ी ये सब ट्रू रैंडम नंबर्स को उसकी एग्जांपल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बट इशू क्या है हम इनको यूज नहीं कर सकते अपनी सिमुलेशन में। क्यों? अगेन क्वेश्चन जो प्रीवियसली भी मैंने लेफ्ट किया था कि आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। द थिंग इज कि जब आप इन नंबर्स को जनरेट कर रहे हैं तो इन नंबर्स को स्टोरेज एक तो रिक्वायर्ड है और देन अगर आप सेम रिपीटेबिलिटी रिक्वायर्ड है तो वो आप इसमें प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें कोई इनिशियल सीड एग्जिस्ट नहीं कर रही जिसकी बेसिस पे आप इन नंबर्स को अगेन रिपीट कर सके और हमें रिपीटेबिलिटी रिक्वायर्ड है हमारी सिमुलेशन में। क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि हमने अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को मेजर करना है। फर्दर इसकी डिटेल आगे आएंगी। ओके, टेबल्स टेबल्स आर आल्सो द सोर्स ऑफ रैंडम नंबर जनरेशन और एक लिस्ट ऑफ टेबल जो है वो सप्लाई किए गए हैं यूजिंग द रैंड कॉर्पोरेशन। आप सिंपल इस बुक को डाउनलोड करें यहाँ पर चेज करके इन रैंडम नंबर और एज वेल एज डिफरेंट नॉर्मल डेविएट जो है वो आप देख सकते हैं और यहाँ पे ये लिंक जो है अवेलेबल है आपके रेफरेंस के लिए। बट जब आपके नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ बुट आ गए हैं तो वो मेरे ख्याल में रैंडम नंबर्स नहीं रहे। क्यों? आपके पास पहले से ही नंबर का सीक्वेंस जो है सेट जो है वो अवेलेबल है। सो देज आर नॉट द रैंडम नंबर एज वेल ऑल दो उन नंबर्स को आपने जनरेट किसी मेथड के थ्रू किया गया है लाइक यूजिंग द फिजिकल डिवाइसेस आपने उनको जनरेट किया बट सच टेबल्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन वेब। सो स्लो मतलब कि जो आप टेबल्स हैं उसमें से एक तो स्मॉल बहुत है और उसमें से उसको फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है वैल्यूज़ को रैंडम नंबर्स को। और किस तरह से आप कर सकते हैं कि आप बुक ओपन करें और रैंडमली आप पॉइंट पे पिक करें और आप वहाँ से लेट से 20 30 जितने नंबर्स आपको रिक्वायर्ड है उतने रैंडम नंबर्स आप उस बुक से ले लें बट दे आर ऑलरेडी इन प्रिंटेड सो दीज आर नॉट द रैंडम नंबर एज वेल वंस टेबल्स नो लॉन्गर रैंडम जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया। ओके,
द थर्ड वन इज द नंबर थ्रेडेड मेथड, जो कि एक्चुअली हम यूज़ करेंगे इस लेक्चर के अंदर, that by far most widely used the generators and technically not random at all. So ये जो मेथड अब हम एल्गोरिदम्स पढ़ने लगे हैं वो एक्चुअली रैंडम नहीं है, दीज आर द एक्चुअली सूडो रैंडम नंबर्स जनरेशन, और हम इनको अब आगे पढ़ते हैं। एंड बट द सीक्वेंस इज सफिशेंटली कम्प्लेक्स टू अपीयर रैंडम एंड टू पास मैनी स्टैटिस्टिकल टेस्ट। तो हम फिर उसके बाद इनके ऊपर स्टैटिस्टिकल टेस्ट भी परफॉर्म करेंगे सो डैट हम चेक कर सकेंगे जो हमारे नंबर जनरेट हुए हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, और एज वेल एज आईआईडी डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। सो ऑल मॉडर्न सिमुलेशन जो सॉफ्टवेयर हैं वो सूडो रैंडम नंबर जनरेशन जो है इस टाइप के मेथड को यूज़ करते हैं। इन नंबर्स को डिस्कस करने से पहले, इनके एल्गोरिदम को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ सीड के बारे में बताना चाहूँगा। व्हाट इज द सीड? एक्चुअली डिजायर एडिशनल फीचर्स जो कि रैंडम नंबर की प्रॉपर्टीज में है कि इन एडिशन टू द स्टैटिस्टिकल कंसीडरेशन two practical features are important in a random number generation. The first one, it should be possible to reproduce a sequence of random number, and it should also be possible to obtain an entirely different sequence. एक तो sequence reproduce भी हो और entirely different भी हो। हम कैसे कर सकते हैं वो, उसके लिए हमें सीड रिक्वायर्ड है। सीड जो हम उस एल्गोरिदम को फीड करते हैं और उसकी बेसिस पे हम नंबर्स को जनरेट करते हैं। लाइक ये मेरे पास 8 सीड 1 है, ये मेरे पास 8 सीड 2 है, ये सीड 3 अप टू सीड 5। अब जो भी नंबर मैं इस सीड 1 के थ्रू जनरेट करूँगा वो 8 पैटर्न को प्रोड्यूस करेंगे। जब भी मैं एल्गोरिदम को सेम सीड 1 दूंगा मुझे सेम रिप्रोड्यूस जो है वो रैंडम नंबर्स होंगे। अगर मैं सीड 2 दूंगा तो मेरे पास डिफरेंट रैंडम नंबर्स जनरेट होंगे। सो द फूड फॉर थॉट इज व्हाई इज रिपीटेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी अ गुड थिंग। एंड इसका आंसर मैंने पहले लिटिल बिट एक्सप्लेन किया था। और अगेन कि आप जब अपने सिस्टम को सिमुलेट कर रहे हैं, रियल सिस्टम की सिमुलेशन कर रहे हैं, तो जब आपके पास रैंडम नंबर्स रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे तो आप उसको अपने सिस्टम के साथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे, वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। सो इन दैट केस आपको नंबर्स जो हैं वो रिपीटेबिलिटी की फॉर्म में रिक्वायर्ड है, एज वेल एज उनकी पोर्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर हम उसको किसी एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पे भी वही सीक्वेंस मिलना चाहिए जो आपको प्रीवियस दूसरे सिस्टम के ऊपर मिल रहा है, सो डैट हम कंपेयर कर सकें। लाइक हम मल्टीपल एप्लीकेशंस करेंगे, एप्लीकेशन के थ्रू डिफरेंट सीक्वेंस जनरेट होंगे, देन हम उनके ऊपर स्टैटिस्टिकल टेस्ट करते हैं अपने सिस्टम के साथ, वेरीफाई करते हैं, वैलिडेट करते हैं, जो कि नेक्स्ट आगे इस लेक्चर के अंदर हमने टॉपिक्स जो है नेक्स्ट फ्यूचर लेसन में भी पढ़ने हैं अभी। So the same starting point seed is actually the random number sequence should be repeatable and portable to the different computer। तो seed value के थ्रू आप different computers के ऊपर भी same जो output है, like जो उनका structure है random numbers का, वो देख सकते हैं। Like in Microsoft Excel you can see कि Microsoft Excel के अंदर हमारे पास जो different seeds हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 जो हमने प्रोड्यूस किए, एक्सेल किस तरह से सीड वैल्यू पिक करता है। सो लेट्स से एक्सेल जब आप रैंडम फार्मूला इसमें यूज़ करते हैं तो जब आपका टाइम है दिस, तो ये आपके पास ये रैंडम नंबर जनरेट हुए हैं। व्हेन आप कोई भी चेंजेस परफॉर्म करते हैं एक्सेल में, या अपडेट करते हैं या सेव करते हैं, तो ये रैंडम नंबर्स इंटायर जो इनकी लिस्ट है वो चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली इस टाइम के फीचर की बेसिस पे, इस सीड वैल्यू की बेसिस पे रैंडम नंबर जो है वो जनरेट कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम अरीना की बात करें जिसकी हमने डिटेल सिमुलेशन यूजिंग अरीना के थ्रू हमने डिफरेंट ट्यूटोरियल्स और क्लासेस जो है हमने पढ़ी हैं, तो उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट भी आप लोड है, और उसके थ्रू भी आप जो भी सिमुलेशन करते हैं और वेरिएशन जो हम उसके अंदर रैंडम एंटिटीज जो है क्रिएट कर रहे होते हैं, उसके पैटर्न पे जो अरीना बेसिकली यूज कर रहा होता है सीड वैल्यू, वो बाय डिफॉल्ट अरीना में 10 है। So each simulation replication using a new seed based on the previous value। तो अरीना में क्या होता है कि जो न्यू आप रेप्लिकेशन करते हैं वो प्रीवियस की बेस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। एंड सीड कैन बी चेंज मैनुअली, आप इसको मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं। इन दैट केस आप क्या करेंगे, आप सीड को चेंज करने के लिए ब्लॉट्स पे जाएं इन द एलिमेंट्स पैनल, और वहाँ पे ऐड पे जाएं और आप इन सीड वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। एंड क्लिक द ऐड टू अपडेट द स्ट्रीम 10 टू एनी 5 डिजिट सीड। आप कोई सी भी 5 डिजिट सीड जो है अरीना के अंदर ऐड कर सकते हैं। दिस इज द
reason that's why the simulation outputs are the same even after reopening arena. इसीलिए हम जब भी अरीना को क्लोज करके दोबारा ओपन करते हैं तो हमारे पास सेम आउटपुट जो है वो मिलती है। दिस इज द रीज़न बिहाइंड कि उसके पीछे जो सीड वैल्यू है उसकी बेसिस पे आपको रिपीटेबिलिटी और जो उसकी डिफरेंट प्रोड्यूसिबिलिटी है जो हमने यहाँ पे पढ़ा, रिपीटेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, वो उसके अंदर आपको शो होता है। सो हाउ डू वी बिल्ड अ सूडो रैंडम नंबर जनरेटर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं उन एल्गोरिदम्स को वन बाय वन। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक लॉजी रैंडम नंबर जनरेशन के बारे में बताऊंगा, दैट इज द मिड स्क्वेयर मेथड। मिड स्क्वेयर मेथड को जॉन व्यू न्यूमैन ने प्रोड्यूस किया था 1940s के अंदर। इन मैथमेटिक्स द मिड स्क्वेयर मेथड इज अ मेथड ऑफ जनरेटिंग अ सूडो रैंडम नंबर, बट इन प्रैक्टिस इट्स नॉट अ गुड मेथड सिंस इट्स पीरियड इज यूजली वेरी शॉर्ट। क्योंकि इसका पीरियड जो है बहुत शॉर्ट होता है, जो हमने ऊपर एक्सप्लेन किया स्लाइड में कि रैंडम नंबर जनरेशन की जो साइकिल लेंथ है वो भी लॉन्ग होनी चाहिए। सो द आइडिया क्या है इस मेथड का, टेक द मिडल पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द प्रीवियस रैंडम नंबर। जो भी प्रीवियस रैंडम नंबर थे आपने उसका स्टेट लेना है और उसके मिडल पार्ट को यूज करते हुए आपने नेक्स्ट रैंडम नंबर जो है वो जनरेट कर लेना है, और देन उस नंबर को आपने डिवाइड कर देना है लाइक 10,000 के साथ आप डिवाइड कर देंगे। सो जो आपके पास एच साइज होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा बट लेस देन 10,000 होगा। सो अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन एग्जिस्ट इन दीज रैंडम नंबर। तो मिड स्टेट मेथड में क्या है, आपके पास पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, एंड आल्सो डीजेनरेट हो जाता है आपका रैंडम नंबर। कंसीडर दिस एग्जांपल एस आई इज इक्वल टू 0003। सो जो हमारा मिड स्टेट मेथड है इसका ड्रॉबैक क्या है, एक तो इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है और उसके साथ साथ ये डी जनरेट हो जाता है, इसकी साइकिल लेंथ जो है वो बहुत स्मॉल है। एल्गोरिदम फिर हम इसका किस तरह से राइट करते हैं, इस तरह से कि आप स्टार्ट करेंगे एक इनिशियल सीड वैल्यू के साथ, दैट इज जी नोट लेट्स से विद एम डिजिट, और एम डिजिट के साथ हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। इनिशियल नंबर हमारा जी नोट है विद एम डिजिट सीड, एम जो है वो हमारे पास इवन नंबर है। हम इसका स्केल करेंगे और वी गेट अ नंबर विद 2m डिजिट, तो हमारे पास जो डिजिट आएगा नंबर का वो 2m डिजिट होगा। अगर आपके पास जो नंबर है वो इवन नहीं आया, वो ओड है, दैट इज 2m-1, देन आपने जीरो जो है एट द बिगनिंग ऑफ द नंबर ऐड कर देना है। देन ऑब्टेन टेकिंग द मिडल m डिजिट, देन आप अगेन सेंटर में से जो वैल्यू है नंबर की मिडल की वो लेंगे एंड देन रिपीट करते जाएंगे इस प्रोसीजर को, सो डैट आपका इंटरवल जो है वो 0-1 में आए। आप इसको डिवाइड कर देंगे 10,000 के साथ और आपके पास रैंडम नंबर जो है वो जनरेट हो जाएंगे। सो हियर इज द एग्जांपल जिसमें हम सीड वैल्यू जो है वो 7182 ले रहे हैं, एम हमारे पास 4 हमने नंबर जो है वो सिलेक्ट किया। यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट नंबर आ गया। अब इस नंबर को हमने स्केल करना है। जब हमने इसको स्केल किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई और हमने इसके सेंटर में से 4 वैल्यूज लेनी, दैट इज 5811। ये हमारा सेकंड नंबर बन गया। इस नंबर को रीइंस्टेल करेंगे तो हमारे पास ये नंबर वैल्यू आ रही, दैट इज 7677 एंड अप टू सो ऑन। देन आप इसको 10,000 से डिवाइड करते जाएंगे तो ये आपके पास यूनिफॉर्मली जनरेटेड रैंडम नंबर जो है वो जनरेट हो रहे हैं 0-1 इंटरवल में। फर्दर आप ऑनलाइन इस सिमुलेटर के थ्रू भी रैंडम नंबर मिड स्टेट मेथड की मदद से जनरेट कर सकते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस अनदर एग्जांपल। और इस एग्जांपल में हमारे पास जो सीड वैल्यू है वो 5197 है और अगेन हम इसका स्केल करेंगे। ये मेरे पास नंबर आएगा, इस नंबर के सेंटर फोर जो है वैल्यूज हमने पिक की हैं। ये मेरे पास n1 आ गया, इसको डिवाइड किया 10,000 से, ये मेरे पास आंसर आ गया r1 का। अब इस नंबर को आप सेकंड नंबर बनाएं, इसके स्केल करें, देन अगेन एंड अगेन। इस तरीके से आपका जो नंबर्स हैं रैंडम नंबर जनरेशन बिटवीन इंटरवल 0-1 जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। बट यहाँ पे देखें आपको डी जनरेसी मिलना शुरू हो गई है, अब आपके पास वैल्यूज जीरोज में आना शुरू हो गई है। सो दैट्स वाई ये मेथड जो है इसका ड्रॉबैक ये है कि डी जनरेट जल्दी हो जाता है, इसकी साइकिल लेंथ जो है बहुत शॉर्ट है। एज वेल एज अगर आप स्टार्ट करते हैं विद सीड नंबर 6500, इस सूरत में आपको देखें पीरियड जो साइकिल लेंथ है वो 1 है और आपको रिपीट होना शुरू हो गया नंबर। सो इसके
प्रॉन्स क्या है, मिड स्टेट मेथड है, सिंपल टू इम्प्लीमेंट है और लो स्टोरेज रिक्वायरमेंट है। लेकिन स्टेट प्रॉन्स क्या है, डिफिकल्ट टू चूज अ गुड इनिशियल सीड वैल्यू को चूज करना डिफिकल्ट है, और टेंडेंसी टू डीजनरेट रैपिडली टू जीरो इसका एक ड्रॉबैक्स है, और इसका जो साइकिल्स है, साइकिल्स लेंथ जो है वो बहुत शॉर्ट है। सो हेयर्स एन अदर एग्जांपल फॉर योर रेफरेंस पर्पस। आप इसको अपने एंड पे इनको सॉल्व करें और आप चेक करें कि आपके नंबर्स किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं यूजिंग द मिड स्क्वेयर मेथड, और किस तरह से वो डीजनरेट होंगे। Okay, now let's start about Fibonacci and additive differential generator. Don't mix additive differential generator to the least differential generation method LCG, जो कि हम next cover करेंगे. These method are also no good as well. Like इस मेथड में क्या है, हमारे पास हम जो एस आईज हैं इसमें हम एच आई माइनस वन प्लस एस आई माइनस टू मोड ऑफ एम लेंगे, और आई जो है हमारे पास इन इंटरवल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे जो आ रही रेंडम नंबर है उसको हम क्या करेंगे, एच आई को डिवाइड कर देंगे एम से, और एम जो है वो हमारे पास मॉडुलस है, और एक्स माइनस वन एक्स जीरो आर द सीड वैल्यू। जो इनिशियली आपने सीड वैल्यूज लेनी है वो आपकी माइनस वन और एक्स जीरो है। लाइक लेट्स से एक्स जीरो आपकी सीड है, तो जब आप यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो एक्स माइनस वन प्लस वन आएगा, तो माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पे वन है तो ये जीरो हो जाएगा। सो जीरो एंड जो भी आपका नंबर है वन टू थ्री अप टू सो ऑन, ये आई की वैल्यूज आपने यहाँ पे एक्चुअली सब्सटीट्यूट करने हैं, और उनकी बेसिस पे आप जो नंबर आएंगे उनको फिर नेक्स्ट को प्रीवियस वाले नंबर के साथ आप ऐड करते हुए ये सीरीज जो है वो बना लेंगे। सो यू कैन से, अगर मैं इसको ए कहूँ, ए इज इक्वल टू बी मोड ऑफ एम, लेट्स से ए इज इक्वल टू बी mod of m. So if and only if a is the remainder of b divided by m, for example 6 is equal to 13 mod of 7, 13 mod of 7 का जो आंसर है वो हमारे पास 6 है। So the small number follow the small numbers, तो यहाँ से क्या होगा कि आपका स्मॉल नंबर जो है वो स्मॉल नंबर को फॉलो करेगा। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट एक्स आई प्लस वन ग्रेटर देन दिस वैल्यू एज वेल एज लेस देन दिस वैल्यू, और यू कैन से एक्स आई प्लस वन greater than xi or less than xi minus 1, and the probability of that interval, that sequence occurs is only 1 by 3। तो 1 by 3 probability है इस सीक्वेंस को occurrence होने की, जो कि बहुत कम है। सो ये मेथड भी आपका एक अच्छा मेथड नहीं है रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए। ओके, सो नाउ let's talk about some good random number generators, that is LCGs। तो हमने rotor apples की different examples को study कर लिया, like हमने talk about कि है different methods थी जो कि सब lossy random number generations के methods थे। अब हम कुछ good random number generation के methods की बात करते हैं। Let's start with LCG method। ये मेथड क्या कहता है जी, आप चूज करते हैं सबसे पहले सीड वैल्यू को फॉर ईच एन जो है आपका वन टू सो ऑन लाइक आ रहा है, और ये आपके पास इसका फार्मूला है, दैट इज जेड एन इज इक्वल टू ए टाइम्स जेड एन माइनस वन प्लस सी मोड ऑफ एम, और देन जो वैल्यू आएगी जेड एन की उसको आप डिवाइड कर देंगे एम से, तो आपके पास रैंडम नंबर जो है बिटवीन जीरो टू वन जो है वो लाई करेंगे, क्योंकि आपके पास आंसर यहाँ पे इंटीजर में होगा। सो उस वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे एम से, तो आपके पास रैंडम नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा बिटवीन जीरो टू वन। सो ए सी एंड एम क्या है, सो जी नोट सीड और स्टार्टिंग वैल्यू है, जैसे मैंने पहले बताया, ए इज द मल्टीप्लायर, सी इज द इंक्रीमेंट एंड एम इज द मॉडुलस। सो सीड वैल्यू जो है जी नोट शुड बी चूजन टू बी इंटीजर सच दैट जी शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो लेस देन इज इक्वल टू एम। तो जो हमने सीड वैल्यू चूज करनी है वो आपकी जीरो से बड़ी होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए, और लेस देन मॉडुलस एम जो है होनी चाहिए, एज वेल एज ए सी एम शुड ऑल बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। ए सी और एम की जो वैल्यूज हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें कि m जो है आपका ग्रेटर देन जीरो हो, और जो आपका मल्टीप्लायर है a उसकी वैल्यू लेस देन m होनी चाहिए, और c जो है वो भी लेस देन m होना चाहिए। सो दिस कॉमन मेथड इज एक्चुअली introduced by the Lemmer in 1951 and remarkably simple and very effective method, but they produce a sequence of integer between 0 and m minus 1 according to this part।
सो तो हमारे पास इस मेथड को हम LCGs जो है ये गुड मेथड है और हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। बट दीज रैंडम इंटीजर मतलब जहाँ पे आपके पास रैंडम इंटीजर्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम m से डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास रैंडम नंबर्स आ जाए। तो ये हमारे पास लीनियर कन्वेंशन जनरेशन का मेथड का एल्गोरिदम है। सो अब हम इसको अदर इसके नेम अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह से है। अगर आपके कांस्टेंट जो c आपके पास है इंक्रीमेंट जो है दैट इज़ अ कांस्टेंट, अगर इसकी वैल्यू जो है अगर वो ज़ीरो के बराबर नहीं है तो हम इसको मिड्स कॉन्वेंशनल जनरेटर मेथड भी कहते हैं। अगर सी की वैल्यू ज़ीरो होगी तो हम इसको मल्टीप्लिकेटिव कॉन्वेंशनल जनरेटर या फिर मल्टीप्लिकेटिव कॉन्वेंशनल मेथड जो है वो कहते हैं। सो ये इसके कुछ अदर नेम्स जो है वो अवेलेबल है। परफॉर्मेंस जो है रैंडम नंबर जनरेशन की वेरी सेंसिटिव है और ये डिपेंड कर रही होती है आपकी ACM की चॉइस के ऊपर। सो मैक्सिमम पीरियड या साइकिल लेंथ ऑफ LCG जो है वो m के बराबर हो रही, जितनी m की वैल्यू है उतनी उसकी मैक्सिमम साइकिल लेंथ या पीरियड लेंथ जो है वो होगी, लेकिन इससे कम भी हो सकती है जिसके एग्जांपल्स हम आगे चल के देखेंगे। अगर आप फुल पीरियड लेंथ चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें कौन सी ऐसी सीड वैल्यू देनी चाहिए कि हमारी जो फुल साइकिल लेंथ जो है वो अचीव हो। तो इसको एक थ्योरम है हाल डोबल जो कि 1962 के अंदर उसने दिया था कि द ओनली इंटीजर दैट डिवाइड m एंड c इवनली इज 1, a minus 1 is divisible by all prime factors of m and a minus 1 is divisible by 4 if m is divisible by 4। तो ये अगर कंडीशंस सक्सेसफुली अचीव होंगी तब आप कह सकते हैं कि जो आपके साइकिल लेंथ है वो फुल पीरियड लेंथ होगी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। सो लेट्स डू सम एग्जांपल्स। तो यहाँ पे मेरे पास सीड वैल्यू ए सी और एम डी वैल्यू जो है वो गिवन है। तो यहाँ पे हम सीड वैल्यू 27 है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 17। जेड एन माइनस वन जो है पहली जो हमारी वैल्यू है डेट इज वन हमने प्रोड्यूस करनी है, वन माइनस वन जीरो, जी जीरो की वैल्यू 27 आ गई। सी की वैल्यू हमें 43 गिवन है, मोड एम जो है वो 100 है। तो ये मेरे पास स्टेटमेंट बन गई 5 और 2 मोड ऑफ 100 दैट्स एक्चुअली इक्वल टू 2। अगर ये आप कैलकुलेटर पे परफॉर्म करना चाह रहे हैं अदर देन एक्सेल तो आप सिंपल 5 और 2 को डिवाइड करें 100 से और जो आंसर आए उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो आपके पास रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी डेट इज 2। अगर आप एक्सेल पे करें तो आप सिंपल मोड का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और देन सो ऑन आप इस नंबर को नेक्स्ट टाइम यूज़ करें और आप इस तरह से ये साइकिल जो है रैंडम नंबर जनरेशन का वो प्रोड्यूस करें। बट दीज आर द इंटीजर वैल्यू 277 52। अब हमने इनको 0 से 1 इंटरवल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा m से डेट इज द मोड। सो 2 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.2। तो ये मेरे पास फर्स्ट रैंडम नंबर आ जाएगा। ये मेरे पास z1 जो है वो इंटीजर है, याद रहे जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया। तो ये 0.02 0.77 0.52 आर द रैंडम नंबर जो कि 0 से 1 इंटरवल के दरमियान लाई कर रहे हैं। तो अगर हम एक लार्ज m जो है मॉडुलस उसकी वैल्यू सेलेक्ट करें और यहाँ पे अब आप देखें जो मेरे पास c है वो 9 है, a 17 है और x नोट जो है वो 27 है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो साइकिल लेंथ है वो देखें 2000 के बाद आपका साइकिल जो है वो रिपीट होना स्टार्ट हुआ है। तो ऑल दीज नंबर का जब आप प्लॉट ड्रा करेंगे तो वो आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता हुआ रिप्रेजेंट करेगा जैसा कि आपको राइट साइड पे यहाँ पे इस ग्राफ में शो किया गया। ठीक है, सो मीन द वैल्यूज जो आपकी लाई कर रही है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, सो हेयर्स एंड अदर सम एग्जांपल्स जो कि आपके लिए यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सीड वैल्यू के साथ आपको फुल पीरियड लेंथ मिल रही है, इन वैल्यूज के साथ आपको पीरियड लेंथ जो है वो 12 मिल रही है और इस पर्टिकुलर सीड वैल्यू के साथ आपको पीरियड लेंथ जो है वो 1 मिल रही है। सो चॉइसेस ऑफ ACM आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम एक और एग्जांपल करते हैं यहाँ पे जिसमें ए की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 3 है और एम की वैल्यू 8 है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे रैंडम इंटीजर्स और रैंडम नंबर जनरेशन जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे और यहाँ पे आपका सीक्वेंस जो रिपीट होगा आफ्टर x8 जो है आपका सीक्वेंस जो है वो रिपीट होना शुरू हो गया लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज अगेन अ फुल पीरियड जनरेटर
and its cycle length is equal to 8. सो अगर हम देखें इन वैल्यूज को ड्रा करें जस्ट टू चेक के, जैसे मेथड का नाम है लीनियर डिफरेंशियल जनरेटर, तो इट मीन्स कि जो वैल्यूज हैं वो आपकी लीनियर होंगी। अगर हम प्लॉट ड्रा करें लेट से 0 3 का, यहाँ पे एक्स i-1 और एक्स आई का अगर हम प्लॉट ड्रा करें तो फर्स्ट जो एक्स आईज है मेरे पास वो 0 to 3 के लिए मेरे पास ये वैल्यू आएगी, देन 3 to 2 के लिए मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, देन 5 to 2 के लिए मेरे पास ये वैल्यू है, देन 4 to 5, 4 to 7, 6 to 7, देन लास्ट मेरे पास है 6 to 1, ये मेरे पास 6 to 1 आ गई। सो जस्ट टू फॉर द पर्पज ऑफ इलस्ट्रेशन, जो आपका सिट्स इन मोड 8 है, सिट्स इन मोड 8 जो है आपका वो किसके बराबर है, दैट इट कॉरिस्पॉन्ड टू -2। जब आप इस 6 mod 8 लेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल सेम है एज -2 मोड ऑफ 8। तो जब आप यहाँ पे इनको कॉरिस्पॉन्ड करेंगे जस्ट टू शो द इलस्ट्रेशन पर्पस, तो -2, 1 मतलब जो -2 mod 8 है वो उसकी वैल्यू सेम है एज 6 mod of 8 के। तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी समवेयर अराउंड -2 to 1 और एट लास्ट 1 0। तो जब आप लाइन ड्रा करें तो ये बिल्कुल आपको लीनियर शो हो रही है। सो मीन द रैंडम नंबर्स फॉल मेनली ऑन द प्लेन्स, तो ये रैंडम नंबर्स जो है आपके प्लेन्स में फॉल कर रहे हैं। सो इट एक्चुअली सेज के जो लीनियर डिफरेंशियल जनरेशन मेथड है उसके अंदर जो वैल्यूज आ रही है आपकी वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके सो अगर हम इसी मेथड को लीनियर डिफरेंशियल मेथड में सी वैल्यू जो है उसको ज़ीरो पुट कर देंगे तो मेरा यही मेथड जो है उसकी फॉर्म ये बन जाएगी, डेट इज मल्टीप्लिकेटिव डिफरेंशियल जनरेटर। और इसमें आप फुल लेंथ पीरियड जो है वो अचीव नहीं कर सकते, बट इट इज़ पॉसिबल टू obtain m-1 period length so that the integer 1 m-1 is obtained exactly 1 in each cycle, and if a and m are chosen very carefully तब आप इसकी फुल पीरियड लेंथ तो नहीं अचीव कर सकते, लेकिन m-1 लेंथ जो है वो आप अचीव कर सकते हैं। सो ये मेरे पास मेथड है। अब हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। इसमें मेरे पास m32 है, c हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, a जो है 9 है और सीड वैल्यू हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं। तो ये मेरे पास इसकी सीरीज जो है रैंडम नंबर जनरेशन की वो जनरेट हो जाएगी। ये मेरे पास इंटीजर्स हैं, देन आप फाइनली इनको डिवाइड करें m से तो आपके पास रैंडम नंबर जो है वो आ जाएंगे। सो इट हैज़ एक्चुअली द 4 पीरियड, इसका आप जो पीरियड लेंथ है वो साइकिल लेंथ जो है वो 4 है, देन अगेन आपकी रेपिटेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है। अगर आप जी नोट जो सीड वैल्यू है वो 2 इसमें प्लग इन करें इंस्टेड ऑफ 1, देन यू सी आपकी पीरियड लेंथ जो है वो फर्दर स्मॉल हो जाएगी टू 2, मतलब 18 2 इस सीरीज के साथ आपके इंटीजर वैल्यू जो है वो जनरेट होंगे, फिर रैंडम नंबर्स भी इसी तरह से जनरेट होंगे। Okay, now let's talk about some other type of random number generation, that is the feedback shift register generator or Thoughsworth generator. Thoughsworth generator are the actually additive differential generators that is obtained when the modulus m is equal to 2. In particular, the defined sequence of binary digit b1, b2 up to so on by is given as, where c1, c2, c2 minus 1 or cj are the constant that equal to 0 or 1 and c2 is equal to 1. So looks a bit like generalization of LCGs. तो कंप्यूटर साइंस की टर्म में हम इसको देखते हैं इस मेथड को, फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर जनरेटर। इसमें क्या होगा, आपने सबमिशन करनी है सी जे टाइम बी आई माइनस जे टी, और उस पर्टिकुलर जो बिट है हम उसको जब अप टू ट्यू तक हम उसको सबमिशन करेंगे, देन मोड ऑफ 2 लेंगे तो हमारे पास बी आई जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। सो इस की जो जनरलाइजेशन अगर आप देखें, इट्स जस्ट लाइक एल सी जीज मैथड, जहाँ पे देखें सी की वैल्यू 0 थी, ए जेड एन माइनस 1 मोड ऑफ एम। सो यू कैन जनरलाइज दिस मैथड एज वेल, Thoughsworth generator to linear differential generation with c constant value is equal to 0. सो अब हम इसको सोल्व करने के लिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन को आसान करते हैं फॉर कंप्यूटेशनल एफर्ट के लिए।
हम यहाँ पे बी आई जो है इसको कह रहे हैं इट्स इक्वल टू बी आई माइनस आर प्लस बी आई माइनस क्यू times mod of 2, and we can say this term is equal to bi minus r exclusive or operation bi minus q, and where r is greater than 0 and less than 2. In computer science language, bi minus r plus bi minus q times mod of 2, that thing is actually equal to an exclusive or function, and it is actually the logical function. So this type of generator produce a stream of bits. तो ये generator क्या करते हैं, bits produce करेंगे और then हम उन bits के again जो नंबर्स हैं हम जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे उसको मैं आगे चल के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो इन व्यू ऑफ दिस इट्स सफिश टू अज्यूम दैट द कोफिशिएंट सीजेस आर आल्सो बाइनरी। तो हम इसमें बाइनरी 0 1 की टर्म्स के अंदर सीक्वेंस जो है वो प्रोड्यूस करेंगे और देन हम उसको 0 1 के अंदर मतलब जो रैंडम नंबर जनरेशन का इंटरवल है उसके अंदर वैल्यूज को फाइंड करेंगे। सो हम क्या कर रहे होंगे, बी आई जो है इज ऑब्टेन फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन, हम इस एक्सप्रेशन से बी आई की वैल्यू obtain करेंगे। Then by adding some of the preceding bits and then carried out a modulus of two ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए हम वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। और जो एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन है इस तो जब हम टेबल ड्रा करते हैं तो 0 0 इज इक्वल टू 0, 0 1 इज इक्वल टू 1, 1 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1 1 इज इक्वल टू 0। मीन जब आपके यहाँ पे वैल्यू लेट से 0 है, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन 0, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0 होगा। 1 0 है, 1 एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन ऑफ 0, तो आपके पास आंसर जो होगा वो 1 होगा। तो हम यही स्टेप्स जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे और इन बी आई को ऑब्टेन करने के लिए हम बी आई इज इक्वल टू 0 इफ बी आई आर इज इक्वल टू बी आई क्यू एंड बी आई इज इक्वल टू 1 इफ बी आई आर इज नॉट इज इक्वल टू बी आई क्यू, जो कि मैंने यहाँ पे स्टेबल था इसको ही मैंने यहाँ पे नोट किया। एंड टू इनिशियलाइज द बी आई सीक्वेंस स्पेसिफाई द बी वन बी टू अप टू बी टू, तो हमें पहले इनिशियलाइज करने के लिए सीड इसको देनी पड़ेगी जो कि बी वन से बी टू तक हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सो है द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है जो कि ला की बुक से ली गई है, जिसमें आर हमने यहाँ पे 3 सेट किया है, क्यू हमारे पास 5 है, मीन बी वन टू बी फाइव जो हमने बिट है उनको 1 सेट किया, मीन मेरी जो बिट है 1 2 3 4 5 के अंदर बी आई की वैल्यू सब 1 है। और अब हमने ऑब्टेन कैसे करना है, बी आई इज इक्वल टू, ये फार्मूला था हमारे पास, बी आई माइनस आर प्लस बी आई माइनस क्यू मोड ऑफ 2। सो आर की वैल्यू हमारे पास 3 है और Q की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब I जो है वो हमने फाइंड करनी है, 5 तक नंबर जो है वो 1 है, तो हमने 20 फाइंड करना है। तो 20 फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे I की जगह पे 6 लिखेंगे, डेट इज 6 माइनस 3, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन B6 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू B3 एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन ऑफ B1 इज इक्वल टू 0। देन हमने B7 फाइंड करेंगे, B6 के बाद मीन 7 माइनस 3 7 माइनस 5 जो कि इक्वल है आपका B4 एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन B2 के, इसकी वैल्यू भी 0 है। कैसे, अब एस B3 पे जब आप देखें तो वैल्यू है 1 और B1 पे वैल्यू क्या है 1, तो ये दोनों वैल्यूज आपकी 1 एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन 1 है जो कि 0 के बराबर है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस स्लाइड टेबल। देन B4 पे वैल्यू 1 है, B2 पे वैल्यू 1 है, तो अगेन आपके पास आंसर जो है वो 0 होगा। अब आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे तो ये आपके पास नंबर जो है बिट के फॉर्म में यहाँ पे शो हो रहे हैं 1 1 1 1 1। पहले 5 नंबर जो है वो हमें गिवन थे, नेक्स्ट हमारे पास ये सीक्वेंस जनरेट हो रहा है। So the period of 0 minus 1 bit is always 2 raised to power q minus 1, that's actually equal to 31, since B32 through B36 are the same as B1 through B5, तो यहाँ से 31 के बाद अगेन आपका जो सीक्वेंस है बिट्स का वो रिपीट होना शुरू हो गया है। सो ये हमने जो मैंने एग्जांपल आपको बताई उसके मुताबिक B6 और 7 की वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाल ली एंड सो ऑन। Okay, so how do we generate the BIs to uniformly distributed random numbers? तो अब हमने जो बिट है लाइक BI जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कैसे करेंगे, इसका सिंपल इजीस्ट वे ये है, इजीएस्ट वे जो है वो इस तरह से है कि आप L बिट इन बेस 2 को डिवाइड कर देंगे
2 रेज टू पावर l एंड कन्वर्ट टू बेस 10, जो कि आप अपने स्कूल और ग्रेड हाई ग्रेड स्कूल के अंदर नॉर्मली परफॉर्म करते रहे और इस तरह के ऑपरेशंस थे जिसमें आप कन्वर्जन करते हैं डिफरेंट बिट टू बेस 10 में, टू बेस टू 10 में एंड सो ऑन। सो यहाँ पे हमने l जो है वो 4 के बराबर सेट किया। मीन फर्स्ट 4 जो हमारे पास नंबर है यहाँ पे 1 1 1 इंटू हम बेस 2 लेंगे, नेक्स्ट 4 टू 2 बेस लेंगे, नेक्स्ट 4 टू बेस 2 लेंगे, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। सो अगर आप इसको सोल्व करें लाइक 2 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। सो अब यहाँ पे फर्स्ट 4 जो है 1 1 है, मीन आपने इन 4 बिट्स को 1 1 करना है, दैट इज 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। ये मेरे पास 15 आ गया। देन अगेन मेरे पास डिवाइड किसे करना है, 2 रेज टू पावर एल, तो 2 रेज टू पावर एल जो है वो मेरे पास 4 है, 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो ये मेरे पास 16 नीचे बेस में आ गया। नेक्स्ट मेरे पास है 1 0 0 0, लाइक 1 0 0 0 इज इक्वल टू 8, 2 रेज टू पावर 3 इज 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये मेरे पास 8/16 आ गया। सो ये मेरे पास बेस 2 में वैल्यू थी, इसको हमने बेस 10 में कन्वर्ट किया और ये मेरे पास डिवाइड करने से मेरे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम नंबर जो है वो जनरेट हो रहे, सेम फॉर द सेकंड थर्ड एंड सो ऑन। Okay, let's start about the combined multiplicative rescue Lagrange generators. ओके तो ये जो CMRG generators हैं, it's a really good combined generators due to Electra 1999 and it is also discussed in law book। इस मेथड के अंदर आप इनिशियलाइज करते हैं h10, h11, h12, h20, h21, h22 फॉर i इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 हम सेट करते हैं। तो ये इनिशियलाइजेशन करते हैं हम सीडिंग के लिए। तो सबसे पहले हम h1i कैलकुलेट कर लेंगे, देन y2i कैलकुलेट कर लेंगे, देन सॉरी h2i कैलकुलेट कर लेंगे, देन हम क्या करेंगे yi कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस टर्म दैट इज h1 i minus h2 i mod of 2 raised to power 32 minus 2 और 9। और देन आप रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए ये टर्म जो है वो यूज़ करेंगे, तो आपके पास रैंडम नंबर जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। सो ये मेथड जो है आपका इट्स एन अमेजिंग साइकिल लेंथ ऑफ अबाउट 2 रेज टू पावर 191, मीन इस एल्गोरिदम की मदद से आप 3.1 टाइम 10 रेज टू पावर 57 रैंडम नंबर्स के साइकिल की लेंथ जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सो नोट दैट फॉर दिस जनरेटर द सीड इज एक्चुअली 6 वेक्टर। यहाँ पे आप देखें सीड में 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज जो है हमारी यूज हो रही है एज अ सीडिंग फैक्टर। सो द फर्स्ट रिटर्न रैंडम नंबर विल बी द इंडेक्स एज द आर आई and this generator with many large stream and substream is implemented in arena, auto model, witness सिमुलेशन पैकेज। तो डिफरेंट ये जो सिमुलेशन के पैकेजेस हैं ये इस मेथड की मदद से रैंडम नंबर्स को जनरेट करते हैं। ओके इट्स ऑल अबाउट द एल्गोरिदम्स पार्ट कि हम किस तरह से रैंडम नंबर्स को जनरेट करते हैं। ओके लेट्स मूव टू द स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग द सूडो रैंडम नंबर जनरेशंस। और इस पर्पज के लिए हम दो तरह के टेस्ट परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट जो टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे वो यूनिफॉर्मिटी से रिलेटेड होंगे, जिसमें हम ट्राई स्क्वायर और KS टेस्ट कोलमोग्रोव-समरनॉफ टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमने प्रीवियस इनपुट मॉडलिंग के अंदर भी डिटेल से कवर किए थे। देन हम इंडिपेंडेंस टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जिसके अंदर हम रन टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, ऑटो कोरिलेशन का जो टेस्ट है इसको परफॉर्म करेंगे फॉर इंडिपेंडेंस टेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद टेस्ट फॉर द रैंडम नंबर्स। और इसमें हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, टेस्ट फॉर यूनिफॉर्मिटी एंड टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस है कि जो हमारा रैंडम नंबर्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि जो हमारा नंबर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एंड फॉर इंडिपेंडेंस हमारा जो नंबर है रैंडम नंबर वो इंडिपेंडेंट है और अल्टरनेटिव के अंदर वो इंडिपेंडेंट नहीं है। और हम रिजेक्ट कर देंगे वी आर failure to reject the null hypothesis that H naught means that evidence of non-uniformity has not been detected, as well as the failure to reject the null hypothesis means the evidence of dependence has not been detected।
तो ये हमने हाइपोथेसिस जो है वो टेस्ट करने हैं। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो हम इसमें 5% भी ले सकते हैं और 1% भी ले सकते हैं। अल्फा इज actually is due to the probability of reject H naught given H naught is true. So टाइप 1 एरर जो है वो आपका प्रोड्यूस होगा अगर आप रिजेक्ट कर देते हैं H naught को, जबकि गिवन है कि H naught is true. So if a well-known simulation language or random number generation is used, it is probably unnecessary to test. But if the generator is not explicitly known or documented, like spreadsheet programs, symbolic numerical calculators, tests should be applied to many sample numbers. So the test for there are two types of tests. First one is the theoretical test and second one is the empirical test. Theoretical test वो टेस्ट है जिसके अंदर हम evaluate करते हैं choices of M, A and C without actually generating any form of numbers. And these tests are actually beyond of this lecture, and we will not gonna be study these type of tests. We are actually focuses on the empirical tests like applied to actual sequence of number produced. That's our emphasis in this lecture. सो फ्रीक्वेंसी टेस्ट हम सबसे पहले पढ़ेंगे, लाइक टेस्टिंग फॉर द यूनिफॉर्मिटी। और इसके अंदर हमने दो टाइप ऑफ टेस्ट जो है वो पढ़ने हैं, कोलमोग्रोफ-समरनोव टेस्ट और ट्राइस्टियर टेस्ट। कोलमोग्रोफ-समरनोव टेस्ट क्या करता है, बेसिकली कंपेयर करता है आपकी कंटिन्यूस CDF डिस्ट्रीब्यूशन को ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विद empirical CDF that is H and H of the n sample observations. And we know that the distribution function of x is equal to x, and x is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. So if the sample from the random number generator is R1, R2 up to Rn, then the empirical CDF of x n is defined as is equal to number of random number generation which are less than or equal to s divided by the n. ये हमारे पास empirical function है। or according to Kolmogorov-Smirnov test, if n becomes large, should become a better approximation to the fx, provided that the null hypothesis is true. And based on these statistics, हम क्या करें, sampling distribution of D is known, which is actually a function of n, and that is tabulated in table A, and it is a more powerful test and the recommended test. हम क्या करेंगे, हम इस D test statistics की वैल्यू की बेसिस पे हम टेबल की क्रिटिकल वैल्यू को देखते हुए मुय्यन करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो टेस्ट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। ओके, तो फॉर टेस्टिंग का जो प्रोसीजर होगा, इसके स्टेप्स का टेस्ट टेस्ट का वो कुछ इस तरह से है कि आप सबसे पहले रैंक करेंगे अपने डाटा को फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मीन आर आईज को डोनेट करेंगे, डोनेट आर आईज to the ith smallest observation so that R1 is less than or equal to R2 and it is less than or equal to R subscript of n. Then हम कंप्यूट करेंगे D प्लस और D माइनस, सेम फार्मूला था जो हमने प्रीवियसली इनपुट मॉडलिंग के अंदर पढ़े थे। देन हम कंप्यूट करेंगे D, दैट इज मैक्सिमम ऑफ D प्लस कॉमा D माइनस, एंड देन फाइनली क्रिटिकल वैल्यू जो है आपकी D की, उसको हम टेबल A जो मैंने प्रीवियस स्लाइड पे एक्सप्लेन किया उसमें से देखेंगे फॉर द स्पेसिफाइड significance level and the given sample size n. So if the sample statistics D is greater than the critical value of D alpha, then the null hypothesis that the data are a sample from a uniform distribution is rejected. If this D value is less than D alpha, then we conclude that there is no difference has been detected between the true distribution of R1, R2 to Rn and the uniform distribution. सो हेयर द एग्जाम्पल, लेट्स से कि हमारे पास 5 रैंडम नंबर जो है वो जनरेट किए हैं जो कि यहाँ पे लिस्टेड है, इनको हम सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। देन हम इसको डिवाइड कर देंगे i डिवाइडेड बाई n से, तो ये मेरे पास नंबर्स आ गए। देन फाइनली हम इस फार्मूले को यूज करते हुए d प्लस कैलकुलेट कर लेंगे, डेट इज i ओवर n माइनस आर आई। ये मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी, जहाँ पे आपके पास वैल्यू नेगेटिव होगी उसको हम यहाँ पे डैश कर देंगे, उस वैल्यू को हम ऐड नहीं करेंगे इसमें। देन D माइनस कंप्यूट करेंगे और ये मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी। देन हमने अल्टीमेटली D प्लस और D माइनस में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पिक करनी है, डेट इज 0.26, और अल्फ़ा जो है हमारा 5% है, और D हम टेबल में से डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और 5% अल्फ़ा रखा है, तो मेरे पास जो टेबल वैल्यू है डेट इज 565।
ये वैल्यू जो है मेरी ग्रेटर देन है 0.26 से, सो वी कंक्लूड दैट एच नॉट इज नॉट रिजेक्टेड, मीन जो हमारी डाटा वैल्यूज हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. And here is the CDF of empirical distribution is a actually step function with jump at each observed value. हर एक observed value के लिए यहाँ पे मेरे पास जो step function है वो यहाँ पे शो किया हुआ है. ये मेरे पास fx का फंक्शन है जो कि मेरी CDF डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ fx, और ये मेरे पास empirical CDF डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है जो कि स्टेप फंक्शन है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास लाइन के अबव मैक्सिमम वेरिएशन शो हो रही है और यहाँ पे लाइन के बिलो जो वेरिएशन है मैक्सिमम वो शो हो रही है. लाइक जब मेरी वेरिएबल की वैल्यू है ऑब्जर्वेशन की 0.05, उस पर मेरे पास जो डी प्लस और डी माइनस की वैल्यूज आ रही है डेट इज 0.05 टू 0.15. ओके, इसी तरह से जब आप सेकंड पे जाते हैं 0.14, तो 0.14 के लिए आपके पास वैल्यूज आ रही डेट इज 0.26, देन 0.44, देन नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है आपके पास 0.81 एंड फाइनली 0.93. तो इसके लिए यहाँ पे स्टेप फंक्शन का ग्राफ जो है वो आपका यहाँ पे शो किया जा रहा है. सो इट कैन क्लियरली सी इट डी प्लस इज द लार्जेस्ट डेविएशन ऑफ द एक्शन दैट इज लाई अबव द एफ एक्स कर्व एंड डी माइनस is the largest deviation of xn that lie below the fx, that is 0.21, and this one is the 0.26. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ट्राई स्टेट टेस्ट. ट्राई स्टेट टेस्ट के लिए हम इस स्टेटिस्टिक्स को यूज़ करते हुए ट्राई स्टेट टेस्ट की वैल्यू जो है टेस्ट स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू जो है फाइंड आउट करते हैं, जिनमें ई जो है वो हमारे पास एक्सपेक्टेड नंबर इन द ith क्लास है और ओ आई जो है वो हमारे पास ऑब्जर्व नंबर इन द ith क्लास है और n जो है हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेज है. सो अप्रोक्सीमेटली ट्राई स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वेयर द क्रिटिकल वैल्यूज आर tabulated in table B. This one is the table B. And for uniform distribution, expected value expected number in each class is calculated using this term, that is EI is equal to n divided by n, where capital N is the total number of observation and small n is the number of classes. So this test is valid only for the last sample size, let's say n is greater than is equal to 50. तो हमने TS टेस्ट और ट्राई स्टेट टेस्ट के बारे में दोनों की डिटेल से प्रीवियस इनपुट मॉडलिंग के अंदर कवर किया था. अगेन यहाँ पे हम यूनिफॉर्मिटी की सेंस में इन टेस्ट को यूज़ कर रहे हैं. तो ये मेरे पास ट्राई स्टेट टेबल की वैल्यूज़ है जिनको हम यूज़ करेंगे अपने टेस्ट को, मतलब जो हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए. तो स्टेप्स क्या हैं, आप सबसे पहले रैंक कर लें डाटा को फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. देन आप डिवाइड करें रेंज को इन एन इक्विडिस्टेंस इंटरवल सच दैट ईच इंटरवल हैज एट लीस्ट 5 ऑब्जर्वेशन. हर इंटरवल के अंदर एटलीस्ट 5 ऑब्जर्वेशन जो है वो लाई करनी चाहिए. देन आपने टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है ट्राई स्टेट टेस्ट की वो कैलकुलेट करनी है यूजिंग दिस फार्मूला, that is OI observed value minus expected value whole state divided by EI times summation up to n. देन आप सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा जो है उसको यूज करते हुए यूटिलाइजिंग द टेबल और परसेंटेज पॉइंट ऑफ ट्राई स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम डिटरमाइन कर लेंगे ट्राई स्टेट अल्फा कोमा n-1. और अगर टेस्ट स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू लेस देन है आपकी ट्राई स्टेट की क्रिटिकल वैल्यू के, then accept mean no difference between the Sn and Fx distribution. If test statistics value is greater than the critical value of tri-state test, this value is actually come from the table and this value is come from the formula जो previously मैंने आपको बताया. So we can reject the hypothesis mean the difference between Xn and the Fx distribution is actually lies. तो ये मेरे पास एग्जांपल है जिसके अंदर मेरे पास अल्फा जो है वो 0.5% है. मेरा हमने टेस्ट करना है कि आर दीज वैल्यूज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट. तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यूज को अरेंज कर लिया है फ्रॉम सेंडिंग टू डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर. हमने स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की फॉर्म में यहाँ पे वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. ये मेरे पास इंटरवल है, 10 इंटरवल्स हैं. ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे आएगी, टोटल मेरे पास 100 वैल्यूज हैं. तो ऑब्जर्वेशन n जो है वो 100 डिवाइडेड बाई स्मॉल n जो है मेरे पास 10 है इंटरवल, उसको हमने डिवाइड किया और जो इंटरवल्स हमने डिफाइन किए दैट इज दिस 0 to 0.1, 0.1 to 0.2, 0.92 अप टू 0.921.
तो 0 से 0.1 के दरमियान जो वैल्यूज़ लाइट आ रही हैं वो मेरे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मेरे पास ऑब्जर्व वैल्यू 8 आ रही। एक्सपेक्टेड वैल्यू सब में 10 है। देन इसी तरह से आप कंटिन्यू करेंगे तो ये मेरे पास सारी ऑब्जर्व वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास हमने फार्मूले से निकालनी, यूजिंग दिस फार्मूला कैपिटल एन ओवर स्मॉल एन। देन हम इस ऑब्जर्व वैल्यू को एक्सपेक्टेड वैल्यू से माइनस करें तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। देन आपने इसका स्केल ले लिया, देन आपने इसको डिवाइड कर दिया एक्सपेक्टेड वैल्यू से, ये सब वैल्यूज आ गई। इन सब वैल्यूज को आपने सम किया तो मेरे पास टेस्ट स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू आ रही, डेट इज 3.4। और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हमारे पास n-1 है, डेट इज 10 - 1 इज इक्वल टू 9। और 9 के लिए आप देखें 5.5 ट्राई स्टेट टेस्ट स्टेट अगेंस्ट 9 मेरे पास जो वैल्यू आ रही है क्रिटिकल, डेट इज 16.9। सो 16 जो मेरी 3.4 वैल्यू है दैट इज एक्चुअली लेस देन दिस 16.9। सो द हाइपोथेसिस ऑफ यूनिफॉर्मिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज not rejected, meaning the data values are actually lie in uniform distribution. So here's the difference between the tri-state and the 12-month test. TS टेस्ट जो है वो स्मॉल सैम्पल साइज के लिए है और ट्राई-स्टेट टेस्ट जो है आपका लार्ज सैम्पल साइज के लिए है। As well as TS test is used for continuous type of distribution and tri-state test is used for discrete type of distribution. एंड द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व एंड द एक्सपेक्टेड क्यूमुलेटेड प्रॉपर्टीज जो है वो TS टेस्ट में यूज किया जाता है, जबकि ट्राई-स्टेट टेस्ट में डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व एंड हाइपोथेसाइज्ड प्रोबेबिलिटी जो PDF और PMF है उसके साथ चेक किया जा रहा होता है। एंड यूजेस द ईच ऑब्जर्वेशन इन द सैंपल विदाउट एनी ग्रुपिंग, जबकि ट्राई-स्टेट टेस्ट में आपकी ग्रुप ऑब्जर्वेशन जो है उसको स्मॉल नंबर ऑफ सेल के थ्रू कन्वर्ट करके चेक किया जा रहा होता है। और सेल साइज जो है TS टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सेल साइज की जो है वो अफेक्ट कर सकता है टू कंक्लूजन, बट नो फर्म गाइडलाइन। लेकिन कोई कंफर्म गाइडलाइंस नहीं है इसके लिए, बस डिफरेंट जो आप कह सकते हैं मिथ्स जो है या डिफरेंट जो अंडरस्टैंडिंग की बेस पे, एक्सपीरियंस की बेसिस पे वैल्यूज हमें गिवन है कि किस तरह से आप सेल साइज डिपेंड फाइंड कर सकते हैं, वो हमें लिटरेचर में मिलता है। लेकिन कोई मीन दीज आर द एक्चुअली अप्रोक्सीमेटिंग, बट TS टेस्ट जो है वो आपके पास एग्जैक्ट है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ टेस्टिंग ऑटो कोरिलेशन टेस्ट, मीन टेस्टिंग फॉर द इंडिपेंडेंस। तो प्रीवियसली हमने यूनिफॉर्म मिट्टी को चेक करने के लिए टेस्ट कवर कर ली है, जिसमें हमारे पास TS टेस्ट है और Kolmogorov-Smirnov टेस्ट है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, अब हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे कोरिलेशन बिटवीन द नंबर्स and then compare the sample correlation to the expected correlation that's equal to 0. So इस पर्पज के लिए हम टू टाइप ऑफ टेस्ट पढ़ेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट लाइक सीरियल टेस्ट अवेलेबल है, पोर्टल टेस्ट अवेलेबल है, बट हमारा इस लेक्चर में जो फोकस होगा वो रन टेस्ट पे होगा और ऑटो कोरिलेशन टेस्ट पे होगा। रन टेस्ट के अंदर फर्दर हम टू टाइप ऑफ टेस्ट को स्टडी करेंगे, दैट इज रन अप एंड डाउन टेस्ट, रन अबव एंड बिलो मीन टेस्ट, एंड देन फाइनली हम ऑटो कोरिलेशन टेस्ट जो है उसको कवर करेंगे। Okay, here is the run test based on the number of runs. You can also categorize run test based on the number of lengths, but I'm actually focusing on only the number of runs. So let us consider कि मेरे पास जो hypothesis है R1, R2 up to Rn are the independent. So let's talk about three little bears example of coin tossing. Like आपने एक जो बियर है वो कॉइन टॉस कर रहा है, तो आपके पास जो आउटपुट आ रही है वो हमारे पास हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, मीन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। सो मीन दीज आर द नेगेटिवली कोरिलेशन, लाइक बाउंसिंग बॉल्स अप डाउन हो रही है आपकी वेरिएशन जो है यहाँ पे आउटपुट जो आ रही है। और लेट्स से पहले आपके पास सब हेड आए फिर टेल्स आए, लाइक सबसे पहले आपके पास हेड्स आए और फिर आपके पास टेल्स आए, फिर हेड फिर टेल, तो ये आपके पास पॉजिटिवली कोरिलेशन एग्जिस्ट आ रहा है। और अगर थर्ड हम एग्जांपल देखें इसमें हेड 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 टेल 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 हेड टेल टेल हेड टेल, तो ये जो मेरे पास सीक्वेंस बन रहा है दिस वन इज एक्चुअली जस्ट राइट, मीन इंडिपेंडेंस जो है वो इसके अंदर हम देख रहे हैं नंबर जो है वो इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके लिए हम रन टेस्ट यूज करेंगे। सो रन टेस्ट इज अ सीरीज ऑफ सिमिलर ऑब्जर्वेशंस। रन टेस्ट क्या करता है, आपकी सीरीज ऑफ सिमिलर ऑब्जर्वेशन को रन कर रहा था। सो इन ए अबव द रन्स आर द एक्चुअली HT मीन मैनी रन्स, बट इन बी वेरी फ्यू रन्स, आपके पास दो सेट बन रहे हैं।
अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सब डिफरेंट सीरीज ऑफ जो रन्स हो रही हैं वो यहाँ पे बहुत सारी है और यहाँ पे बहुत कम है, बट इन पार्ट सी आप देखें मीडियम नंबर ऑफ रन्स है। तो यही काम जो है हम इसमें कर रहे होंगे रन टेस्ट में। सो रन टेस्ट विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस इफ देर आर टू मैनी और टू फ्यू runs whether that means. So there are various type of run tests and we will discuss only two of them, that mean run up and down test and run above and below mean test. So let's start with run up and down test और इस पर्पज के लिए मेरे पास यूनिफॉर्म सीक्वेंस जो है नंबर्स का यहाँ पे अवेलेबल है। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपल प्लस साइन ऐड करूँगा और नेगेटिव साइन ऐड करूँगा। लाइक इफ द यूनिफॉर्म नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, प्रीवियस से नेक्स्ट नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, 0.41 से नेक्स्ट नंबर जो है 0.68 मीन इंक्रीजिंग है तो प्लस, 0.68 से 0.89 बढ़ा है प्लस, 0.89 से 0.84, 0.84 जो है वो स्मॉल है एज कम्पेयर टू 0.89, तो आई एम जस्ट प्लग इन द माइनस। सो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, तो मैं सिंपल प्लस माइनस का सीक्वेंस जो है यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। एंड हेयर द एसोसिएटेड रन, इन दो को हम 8 रन कर रहे हैं, ये दो मेरे पास 8 रन है, ये मेरे पास 8 रन है, ये 8 रन है, ये 8 रन है और ये 8 रन है। तो टोटल नंबर ऑफ रन है 1 2 3 4 5 6। सो डू वी हैव टू मैनी और टू फ्यू रन? सो इसमें हमने ये देखना होता है कि मीडियम नंबर ऑफ रन जो है वो हमारे होने चाहिए। सो लेट ए डोनेट द टोटल नंबर ऑफ रन अप एंड डाउन आउट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन वेयर ए इज इक्वल टू 6 इन द अबव एग्जांपल। जो इस एग्जांपल है इसमें मेरे पास जो नंबर ऑफ रन है वो 6 है, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6। सो अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? इट्स एन अमेजिंग फैक्ट दैट इफ द एन इज लार्ज, लेट से इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20, देन आर आई जो है वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट होंगे। देन ए जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन ऑफ 0 एंड वेरियंस ऑफ 1, और ये हमारे पास उसकी मीन और वेरियंस की वैल्यूज है जिसके अंदर हम एन की वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हुए ए को कैलकुलेट करेंगे। सो वी विल रिजेक्ट द एच नोट इफ ए इज टू बिग और स्मॉल, एंड द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स कैसे निकालेंगे? जी नोट की दैट इज ए माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस ए। So if this mode of z naught is greater than z alpha by 2, then we reject the h naught. So here the example, मेरे पास n जो है वो 100 है और जो a है वो मेरे पास 55 है। तो जब हम इन वैल्यूज को n को सब्सिट्यूट करेंगे इसमें, तो मेरे पास जो मीन वैल्यू आ जाएगी दैट इज 66.33, और जब हम यहाँ पे n के वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे तो मेरे पास वेरिएंस आ जाएगी दैट इज 17.46। जब हम इस a की वैल्यू को यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे और इस मीन और वेरिएंस की वैल्यू को यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जी नोट की वैल्यू आ जाएगी दैट इज -2.71। अब माइनस अल्फा जो है हमारे पास 0.05 है, और वी नो दैट वी रिजेक्ट द इंडिपेंडेंस हाउ, जो जी अल्फा है वो -1.96 ये है और ये मेरे पास 1.96 है। तो ये एरिया में अगर वैल्यू लाई करती है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, इस एरिया से बाहर लाई कर रही है वैल्यू तो हम रिजेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे z की जो वैल्यू आई है वो है -2.71, मीन वो समवेयर यहाँ पे कहीं लाई कर रही है जो कि इस रीजन से बाहर है, मीन रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है। सो मीन वी रिजेक्ट द इंडिपेंडेंट, मीन नंबर्स आर नॉट एक्चुअली इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल डबल करते हैं जिसमें मेरे पास यहाँ पे अगेन एक नंबर जो है वो अवेलेबल है। सो ऑन द बेसिस ऑफ रन अप एंड डाउन टेस्ट, यहाँ पे प्रीवियस जो फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर जो है डिक्रीज हुआ है तो माइनस, इससे ये नंबर इंक्रीज हुआ प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। अब हम इनके नंबर ऑफ रन डिफाइन करेंगे दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। ए मेरे पास 7 और एन जो है वो मेरे पास 10 नंबर है। अगेन एन की वैल्यू को इसमें सब्सिट्यूट करें इन दोनों में, दैट इज इक्वल टू 10, तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी मीन एंड वेरियंस की। अब इस वैल्यू को आप इस टेस्ट जी नोट की वैल्यू में सब्सिट्यूट करेंगे इस टर्म में, तो ये मेरे पास एरिया की वैल्यू आ रही प्रोबेबिलिटी की 0.5525। सो अगेन अल्फा हमारे पास हमने 5% सेट किया, सो फ्रॉम स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल्स जो जी अल्फा बाय 2 है वो 1.96 है। तो जब ये जो वैल्यू है आपकी 0.55, लाइक अगर ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है,
ये मेरे पास -1.96 है, ये मेरे पास 1.96 है, और ये मेरे पास जो टोटल एरिया है, ये जो एरिया है दैट इज 2.5%, दैट इज आल्सो 2.5%। तो ये मेरे पास 97.5% एरिया ये लाइट आ रहा है, जिसमें ये 2.5 भी है, ये माइनस आ रहा है, तो ये एरिया आ जाएगा। अब ये जो 5% एरिया भी आपका यहाँ पे लाइट आ रहा है, जिसके जी की वैल्यू आप सिंपल टेबल से निकाल सकते हो। दिस वैल्यू इज एक्चुअली ग्रेटर देन दिस वैल्यू एंड लेस देन दिस वैल्यू, सो इट मीन्स एच नोट इज एक्सेप्टेड एंड वी डू नॉट रिजेक्ट द इंडिपेंडेंट, मीन द वैल्यूज आर इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द रन अबव एंड बिलो मीन टेस्ट। डिफरेंस इसमें ये है रन अबव एंड बिलो मीन टेस्ट में कि यहाँ पे आप मीन वैल्यू की बेसिस के ऊपर प्लस माइनस ऐड करेंगे, जबकि प्रीवियसली आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग 10 के बेसिस पे कर रहे थे। जब आप इन नंबर्स की मीन वैल्यू लेंगे तो वो आ जाएगी 0.5। So if Ri is greater than or equal to 0.5, then put a plus sign. If Ri is less than 0.5, then put a negative sign. So here the sequence of these numbers. देन एसोसिएटेड रन जो है यहाँ पे मेरे पास 1 2 3, बी की वैल्यू 3 है। देन अगेन सब्सिट्यूट दिस वैल्यू n1 और n2। n1 जो है मेरे पास कैसे आएगा, जो कि मेरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है दैट इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0.5, n2 इज इक्वल टू n माइनस n1। n मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टेस्ट है, जो कि लेट्स से ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है। तो 11 माइनस n1, तो ये मेरे पास n2 की वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज को इसमें सब्सिट्यूट करें तो आपके पास b की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। सो देन आप यहाँ पे जी नोट टेस्ट स्टेटिस्टिक्स कैलकुलेट करें, और अगर इसका मोड जी नोट की वैल्यू का जो है ग्रेटर देन है जी अल्फा बाई 2 है, तो हम रिजेक्ट कर देंगे एच नोट को। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 40 एन ऑब्जर्वेशन है, जिसमें सीक्वेंस जो है उन ऑब्जर्वेशन का यहाँ पे बताया गया, जिनमें से n1 मेरे पास 18 है, n2 22 है और b 17 है। टोटल 17 रन जो है वो बन रहे हैं। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है मेरे पास मीन और वेरिएंस की वैल्यू आ गई, और मेरे पास जी नोट की वैल्यू जो है वो आ गई यहाँ पे -1.07, और ये वैल्यू जो है आपकी z naught t less than है 1.96 है, so we fail to reject the test, so we can treat the observation as independent, so mean हमारी observation जो है वो independently distributed। सिंपल जो previous फार्मूला था उसके अंदर आपने n1 n2 की वैल्यूज को सब्सिट्यूट करेंगे, ये जो फार्मूला मैंने बताया, और यहाँ से आपकी मीन और वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, और देन आप जी इस फार्मूले की मदद से जी नोट की वैल्यू को फाइंड कर ली, डेट इज -1.07, और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल के अंदर देखते हुए आप रिजेक्ट और एक्सेप्ट का डिसीजन जो है वो कर लें। ओके, तो अब हम एक और एग्जांपल करते हैं रन अप एंड रन डाउन टेस्ट ही, जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पे अगेन ऑब्जर्वेशन जो है वो गिवन है। हम सबसे पहले इनकी मीन वैल्यू ले लेंगे और वो आ जाएगी, और उसकी बेसिस पे हम प्लस माइनस टी वैल्यूज जो है इंडिकेट की, और देन हमने इंडिकेट कर दिए नंबर ऑफ रन। तो मेरे पास बी जो है वो 8 आ गया, n2 10 है, सॉरी n2 5 है, n1 भी 5 है, और n जो है वो मेरे पास 10 है। तो ये मेरे पास वैल्यूज हैं पी और जी नोट की। सिंपल आप इसमें n1 और n2 की वैल्यू सब्सिट्यूट करें तो आपके पास मीन और वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी, जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन उस वैल्यू को आप सब्सिट्यूट करें इस इक्वेशन में, तो आपके पास जी नोट की वैल्यू आ रही दैट इज 1.48। सो अगेन फ्रॉम 5% फ्रॉम स्टैंडर्ड नॉर्मल जी टेबल हमारी जो वैल्यू है दैट इज 1.96 जी स्टैटिस्टिक्स की, तो ये 1.48 आ रही है, दैट इज एक्चुअली ग्रेटर देन -1.96 and less than 1.96, so we actually accept the H naught mean, we do not reject the independence। ठीक हो गया। Okay, so let's move to the last test of this lecture, that is the test for autocorrelation। ऑटो कोरिलेशन टेस्ट क्या काम करता है जी, इसमें हम कंसर्न जो है बेसिकली डिपेंडेंस बिटवीन द नंबर इन अ सीक्वेंस जब वो देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर एंड रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ से आप रीड करना शुरू करें तो 1 2 3 4 5 पे मेरे पास 0.89 है, 1 2 3 4 5 के बाद 0.93, मीन हर 5 नंबर्स के बाद मुझे इंक्रीजिंग नंबर जो है वो शो हो रहे हैं। माइट भी पॉसिबल कि मेरे जो नंबर्स हैं वो डिपेंडेंट हो,
तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट फॉर ऑटो कोरिलेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं. सो फॉर विजुअल inspection we see these number appears random, they will probably pass all the tests presented to this point. So however, an examination of 5th, 10th and 15th, every fifth number beginning with the fifth and so on indicates a large number in that पोजीशन. सो इस पर्पज के लिए हम टेस्ट करेंगे ऑटो कोरिलेशन को, जिसमें से m जो है वो हमारा एवरी m नंबर जो है उसको हम लैग कह रहे हैं, that started with the ith number जो आप डिफाइन कर रहे हैं. So auto correlation row of sum of im between the number is ri plus m, ri plus 2m, ri plus m plus 1 times m. So m कैपिटल m जो है वो हमारे पास लार्जेस्ट इंटीजर है जो उस रेंज के अंदर लाई करता होगा, जिसकी बेसिस पे हम कैपिटल m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मतलब वो नंबर जो उस रेंज के अंदर लाई करेगा. तो देन हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं कि auto correlation is equal to if this value is 0 mean the numbers are independent, if this value is not equal to 0 mean the numbers are dependent. So for large value of m the distribution of estimator row im denotes the cap of row im is approximately normal. So ये हमारे पास टेस्ट का फार्मूला z नॉट is equal to रो कैप im over sigma cap of रो कैप im, और z नॉट is the distribution with mean of 0 and variance is equal to 1. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ज्यूम करें और रो हैट आई एम की वैल्यू हम इस स्टैटिस्टिक्स से निकाल लेंगे और सिग्मा कैप रो सबस्क्रिप्ट ऑफ रो आई एम की वैल्यू हम इस स्टैटिस्टिक्स से निकाल लेंगे. देन हम कंपेयर करेंगे z नोट and we do not reject the null hypothesis of independence if z naught value is greater than or equal to minus sigma minus z alpha by 2 and less than or equal to z alpha by 2. So where alpha is the level of significance and z alpha by 2 is obtained from the table C जो कि next slide पे आगे आ जाएगा, and the figure illustrate this test. So यहाँ पे अगर वैल्यू लाई करेगी तो we are actually fail to reject the hypothesis. अगर हमारी वैल्यू z नॉट की इस रीजन में लाई करेगी तो हम अपने टेस्ट को रिजेक्ट कर देंगे, मीन कि वैल्यूज जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है. So if this value is greater than 0 mean subsequent has the positive autocorrelation, mean high random numbers tends to follow the high ones and maybe low random numbers follow the low ones, and if this value is less than is equal to 0 mean the low random numbers tends to follow the high ones or as well as high random numbers follow the low ones. So here the example जिसमें हम 3rd, 8 और 13 एंड सो ऑन नंबर्स पे हम सीक्वेंस के ऊपर देखना चाह रहे हैं और हमारी अल्फा की जो वैल्यू हमने फाइंड 0.5% रखी है और ये मेरे पास वैल्यूज हैं. तो हमने 3rd और फिर 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड सो ऑन, इन वैल्यूज के ऊपर हमने चेक करना है कि हमारे जो नंबर्स हैं ये वो इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं. सो हैंस सबसे पहले तो हमें कैपिटल M जो है वो फाइंड आउट करना है. तो कैसे करेंगे, हमारे पास टोटल जो नंबर्स हैं यहाँ पे वो 30 हैं, ठीक है. ये अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम्स 3 0 to 30. सो जो भी नंबर होगा M वो 30 से बड़ा नहीं होगा. और ये हमारे पास इनिशियली हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉम बिगनिंग विद द 3rd नंबर, तो ये मेरे पास 3 आ गया. और m जो है एवरी 5 नंबर, जो लैग है हमारा वो 5 नंबर है, तो m प्लस 1 टाइम्स 5 लेस देन इक्वल टू 30. सो m जो है वो हमने फाइंड आउट करना है. सो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है m की आ जाएगी 4 वो नंबर है जिसके ऊपर मेरी मैक्सिमम लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो आएगी. जो कैपिटल n है वो 30 नंबर है मेरे पास इन सीक्वेंस, जो स्मॉल m है वो लैग को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज एवरी 5 नंबर. I is the beginning with the 3rd नंबर से हम स्टार्ट करें, अल्फा हमारे पास 5% है. सबसे पहले रो हैड आई एम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज समीशन ऑफ रो आई प्लस के एम टाइम्स रो आई प्लस के प्लस 1 टाइम्स एम माइनस 0.25. ये मेरे पास नंबर्स हैं. स्टार्ट हम कहाँ से कर रहे हैं, हमने स्टार्ट 3rd से करना है. आई की वैल्यू हमारे पास 3 है, एम हमारे पास 5 है जो कि लैग है, के हमारा नंबर है, आर आई, इसमें आई और एम की वैल्यूज हमने सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दी इस ऊपर वाली इक्वेशन में और कैपिटल एम हमने कैलकुलेट कर लिया, डेट इज 4. सो
जब हम ये इसको सबमिशन कब तक करनी है, हमने 0 से 4, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो m की वैल्यू आई है वो हमारे पास 4 तक आई है, तो हमने सबमिशन 0 से 4 तक करनी है। तो सबसे पहले k की वैल्यू 0 सब्सिट्यूट करें तो ये आ जाएगा R3 टाइम्स R8, ये 0 प्लस 1 है तो 5 प्लस 3 8, तो R3 और R8 के अगेंस्ट हमने नंबर देखना है, डेट इज 0.3, ये 0.3 आ गया, और R8 के अगेंस्ट नंबर है 0.28, ये 0.28 आ गया। देन हम इसमें 1 सब्सिट्यूट करेंगे k की वैल्यू, देन 2 सब्सिट्यूट करेंगे, देन 3 सब्सिट्यूट करेंगे, देन 4 सब्सिट्यूट करेंगे, और हमने 4 तक जाना है। तो हमारे पास ये नंबर जो है वो आगे देखें, जो कि इस गिवन टेबल में से हमने पिक कर लिए। देन हमने इसको माइनस करना है 0.25 के साथ फार्मूले का, और ये 1/m+1 था, तो मीन 4+1, तो ये मेरे पास रो हैट की वैल्यू आ रही, डेट इज -0.1945। अब हमने रो मतलब हैट की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर ली, जिसमें आई हमने 3 इनिशियल स्टार्ट से लिया और एम हमारे पास लैग है, मीन रो हैट ऑफ 3 5 की वैल्यू आ रही है। अब हमने सिग्मा हैट रो आई एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसका फार्मूला हमें ये गिवन था। अब इसमें अगेन एम की वैल्यू 4 सब्सिट्यूट करेंगे, तो ये मेरे पास सिग्मा हैट की वैल्यू आ रही। अब सिंपल हम जी नॉट स्टेटिस्टिक्स कैलकुलेट करें तो मेरे पास वैल्यू आ रही है -1.516। अब हम स्टैंडर्ड नॉर्मल जो हमारा टेबल है डिस्ट्रीब्यूशन का, या ऑटो कोरिलेशन टेस्ट का जो टेबल हम देखें, तो यहाँ पे देखें तो जी नोट की जो वैल्यू है हमारे पास है -1.56, 1.51, मीन 1.51 देखें तो ये मेरे पास एरिया आ रहा है 93448, मीन 93.4%, और 1.96 जब हम देखें तो हमारी वैल्यू आ रही है 0.975, मीन अगर आप इसको इस तरह से ड्रा करें तो ये जो मेरी वैल्यू है 1.96 है, और ये जो मेरा एरिया है सारा डेट इज 97.5%, और मेरी इस स्टेटिस्टिक्स की जो वैल्यू आ रही है -1.516 पे जो एरिया की वैल्यू आ रही है डेट इज 93.4, मीन वो इस रीजन से बिलो लाइट आ रहा है। सो वी कैन कंक्लूड दैट कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट नहीं हुआ है, द हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड। ये हमारे पास टेबल सी है फॉर कम्युलेटिव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये कम्युलेटिव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास टेबल है ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। अगर आप ये सारा इसका टेबल है, अगर आप इस स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में देखें तो यहाँ पे आप देखें -1.96 के अगेंस्ट जो एरिया डेट इज 2.5%, और यहाँ पे आप देखें 1.96 के अगेंस्ट जो एरिया डेट इज 97.5%, मीन ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कुछ बन रही है। ये आपके पास एरिया 2.5% आ रहा है, ये भी 2.5 है, और ये सारा एरिया जो है वो 97.5% है। हमारी जो वैल्यू आई थी टेस्ट स्टेटिस्टिक्स की डेट इज -1.51, तो अगर हम वो इस टेबल में देखें -1.51 डेट इज 6.55, तो वो आपका यहाँ पे 6.55 जो इस रीजन में लाइट आ रहा है, सो इट मीन्स कि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो दोनों टेबल्स के थ्रू मैंने आपको वैल्यूज फाइंड आउट करना बता दिया। Okay, so the shortcomings of this test is the test is not very sensitive for the small values of m, and particularly when the numbers begins test are on the low side. And the problem when finishing the autocorrelation by performing the numerous test is if the alpha value is equal to 0.05, mean 5%, then there is a probability of 0.5 of rejecting the true hypothesis. सो इफ लेट्स से हमारे पास 10 इंडिपेंडेंट सीक्वेंस है जिनको हम एग्जामिन कर रहे हैं, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग नो हाइपोथेसिस significant autocorrelation by chance alone is at least 60%, and the probability of detecting the significant autocorrelation when it does not exist is equal to 40% with type 1 error जो मैंने at the start of this test explain किया था। सो है द समरी इन दिस लेक्चर जो हमने डिस्क्राइब किया कि जनरेशन ऑफ रैंडम नंबर्स कैसे करते हैं, उसके डिफरेंट एल्गोरिथम्स हमने पढ़े, एंड देन फाइनली हमने टेस्टिंग ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड इंडिपेंडेंस को परफॉर्म किया। बट द क्वेश्चन इज इवन विद जनरेटर्स that has been used for years, some of which still in use are found to be inadequate. And also, if the generated number pass all the tests, some underlying pattern might have gone undetected. Okay, so it's all about for today जिसके अंदर हमने रैंडम नंबर जनरेशन के बारे में सीखा है।
नेक्स्ट टाइम हम रैंडम वेरिएट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।